चैप्टर 11 तुम्हारी वजह से क्रेडिट। जियान आई के रवैये को देखकर जू जाओ जाओ अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी। उसने मन ही मन जियान आई का मजाक उड़ाया कि वो खुद को बहुत अलूफ दिखाने की कोशिश कर रही है लेकिन बाहर से फ्रेंडली बनने का नाटक कर रही है। वो जियान आई से बोली, इसमें मानने में क्या दिक्कत है? हमने सबने देखा लिनही ने तुम्हारे लिए लंच खरीदा। मान लो, इतना एम्बैरेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में जियान एआई दूसरों को कुछ समझाना नहीं चाहती थी। उसके लिए हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा कि झूठी बातें और गॉसिप फैलने देने से अच्छा है कि जू जाओ जाओ के मुंह से ही सच सब तक पहुंच जाए। वैसे भी लिनही के चाहने वाले काफ़ी थे, उन्हें बार बार झेलना बड़ा परेशान करने वाला था। यही सोचकर जियान एआई ने अपना काम रोक दिया और गंभीर होकर जू जियोजियाओ की तरफ देखा। तुम इस बात को ज़्यादा सोच रही हो। लिनही ने लंच सिर्फ मुझसे माफ़ी मांगने के लिए खरीदा था। इसमें वैसा कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। माफ़ करना, तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई। जू जाओ जाओ थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई, फिर बोली, ओह तो ये बात है। मैंने पहले ही सोचा था। चाहे कैसे भी देखो, तुम दोनों बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं हो। आखिरकार तुम दोनों एक ही दुनिया से नहीं हो। इतना कहते कहते उसने झूठ मूठ मुंह पर हाथ रख लिया जैसे गलती से कुछ बोल गई हो। लेकिन उसका इशारा साफ था, वो जियान एआई का मजाक उड़ा रही थी कि वो लिनही के लायक नहीं है और लिनही कभी भी उस पर फिदा नहीं होगा। जू जाओ जाओ ने दिखावे में कहा, जियान आई, मैं बोलने में अच्छी नहीं हूँ, मेरा और कुछ मतलब नहीं था। तुम इतना मत सोचो। वो माफ़ी का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र जियान एआई के चेहरे पर ही टिकी थी। वो देखना चाहती थी कि चोट लगने पर जियान एआई का चेहरा कैसा होगा, लेकिन जियान एआई ने उसे निराश कर दिया। जियान आई मुस्कुराई और बेपरवाही से सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, मैं और वो एक जैसे नहीं हैं, इसलिए आगे से मुझे उसके साथ मत जोड़ना। जियान आई की ये रिएक्शन देखकर जू जाओ जाओ मन ही मन बुदबुदाई। उसे लगा कि जियान आई बाहर से स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा कर रही है लेकिन अंदर ही अंदर 800 बार रो चुकी होगी। लेकिन सच तो जियान एआई ने पहले ही सोचा था। जू जाओ जाओ सच में एक चलती फिरती न्यूज़ मशीन थी। सिर्फ एक दोपहर में ही उसने जियान आई और लिनही की बात पूरे स्कूल में फैला दी। अब सबको पता था कि लिनही ने सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए उसे लंच कराया था, उसका और कोई मतलब नहीं था। दोपहर के बाद जब स्कूल खत्म हुआ, जियान आई और गुआन टाओ हंसते बतियाते बस स्टॉप की ओर जा रहे थे। लेकिन आधे रास्ते में उन्हें रोक लिया गया। आगे ली युनमे खड़ी थी और उसके साथ 4 अनजान लड़कियां थीं जो उसकी फॉलोअर लग रही थीं। पांचों एक लाइन में खड़ी होकर उनका रास्ता रोककर खड़ी थीं। साफ था कि वो झगड़ा करने आई थीं। जियान आई रुक गई और इंस्टिंक्टिवली उसने गुआन टाओ को पीछे खींच लिया। ली युनमे ये देखकर ताना मारते हुए बोली, जियान एआई, तुम खुद को ही संभाल नहीं सकती, दूसरों की रक्षा कैसे करोगी? जियान आई की आंखें गहरी हो गईं, लेकिन वो डरी नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? ली युनमे ने भौहें उठाकर तिरस्कार से कहा, तुम्हें सबक सिखाना। तुम वाकई बहुत शेमलेस हो। तुमने लिनही से हिम्मत करके 1 महीने तक तुम्हें लंच कराने की मांग रखी? कभी अपनी औकात देखी है? तुम उसकी बराबरी के लायक हो भी? जियान आई गुस्सा होने की बजाय मुस्कुराई और उल्टा उसे चिढ़ाते हुए बोली, इसके लिए तो मुझे तुम्हारा खास शुक्रिया करना चाहिए। अगर तुमने मुझे तालाब में नहीं धकेला होता तो लिनही मुझसे माफ़ी मांगने नहीं आता और मुझे ये फ्री लंच एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता। आखिर आधा क्रेडिट तो इसी फ्री लंच का तुम्हारा है। ली युनमे। चैप्टर 12 लड़ाई। ली युनमे ने कभी नहीं सोचा था कि जियान आई उसकी बातों का जवाब देने की हिम्मत करेगी और ऊपर से उसका मजाक भी उड़ाएगी। उसे तुरंत लगा कि उसका अपमान हुआ है। पूरे बैच में किसी की हिम्मत नहीं थी उससे इस तरह बात करने की। वो गुस्से से बोली, जियान आई, लगता है तुम जीने से ऊब चुकी हो। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि मुझे नाराज करने का नतीजा क्या होता है। ली युनमे ने अपना बैग फेंका और पल भर में गुंडों जैसी बन गई। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, इसे पीटो। चारों लड़कियां बिना कुछ कहे आगे बढ़ गईं। लेकिन जियान आई भागने वाली नहीं थी। पीछे हटने के बजाय वो खुद आगे बढ़ी। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और वो सीधा झगड़े की ओर बढ़ गई। क्योंकि वो अभी अभी स्कूल से निकले थे, इसलिए थोड़ी ही देर में एयरजोंग के बहुत से बच्चे जो छुट्टी के बाद बाहर आ रहे थे इकट्ठा हो गए और दोनों ग्रुप को लड़ते देख तमाशा देखने लगे। ली युनमे और उसकी 2 साथी जियान आई की ओर भागी, जबकि बाकी 2 लड़कियां जियान आई के पीछे खड़ी गुआन टाओ पर टूट पड़ी। ली युनमे ने अपना पैर उठाया और जियान एआई के पेट पर मारने वाली थी। दूसरी दोनों लड़कियां जियान एआई के बाल खींचने को झपटीं।
जियन एआई ने ठान लिया था कि अब वो चुपचाप सब कुछ सहने वाली नहीं है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि जियन एआई खुद भी हैरान रह गई। ली युनमे का पैर जैसे ही उसके पेट की तरफ आया, जियान आई ने झट से साइड लेकर उसे अवॉइड कर लिया। ली युनमे को उम्मीद नहीं थी कि जियान आई इतनी जल्दी बच जाएगी। उसने बहुत जोर से लात मारी थी और अब नियंत्रण खो बैठी। उसका पैर आगे निकल गया और वो सीधे आगे गिरी। भीड़ के सामने ली युनमे जमीन पर धड़ाम से गिरी और उसका पैर इतना फैला कि वो जमीन पर पूरा स्प्लिट बनाकर बैठ गई। हिस देखने वालों ने दर्द की ठंडी सांस खींची। कई बच्चों ने तो अपने पैर कसकर बंद कर लिए, जैसे दर्द उनके ही शरीर में हो रहा हो। उसी वक्त जियन एआई ने एक लड़की के सीने पर मुक्का मारा और दूसरी के पेट पर लात जड़ दी। उसका वार इतना तेज और भारी था कि दोनों लड़कियां कुछ कदम पीछे हटकर धड़ाम से बैठ गईं। उनके शरीर में जैसे भूचाल आ गया हो, ताकत पूरी तरह खत्म हो गई और वो कुछ देर तक उठ भी नहीं सकी। ये सब पलक झपकते ही हुआ। जियान आई की हर हरकत इतनी स्मूथ और नेचुरल थी कि उसने 3 लड़कियों को अकेले ही नीचे गिरा दिया। सब लोग हैरान रह गए। किसी की जुबान से आवाज तक नहीं निकली। खुद जियन एआई भी दंग थी। उसकी सारी हरकतें इतनी इंस्टिंक्टिव थीं जैसे उसके दिमाग में सोचे बिना खुद ही सब हो गया हो। वो तो सोच रही थी कि चाहे सामने वाले ज्यादा हों, लेकिन कम से कम वो उन्हें ये एहसास तो दिला देगी कि वो कोई ऐसी सॉफ्ट टॉफी नहीं जिसे कोई भी आसानी से दबा दे। भले ही हार जाए, लेकिन उन्हें चोट जरूर पहुंचाए ताकि आगे वो उसे छेड़ने की हिम्मत न करे। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, मानो उसमें किसी योद्धा की आत्मा समा गई हो। सामने वाला क्या करने वाला है, वो पहले से भांप ले रही थी और उसी हिसाब से पलटवार कर रही थी। क्या ये सब उस मेंटल कल्टिवेशन टेक्निक से जुड़ा हो सकता है जो उसने अभी सीखा था? छोड़ो। इन्हीं ख्यालों में खोई जियान आई को पीछे से ग्वांटाओ की चीख सुनाई दी। वो तुरंत संभली और पीछे मुड़ी तो देखा कि ग्वांटाओ और 2 लड़कियां एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचतान कर रही थीं। तीनों पैरों से भी एक दूसरे को लात मार रही थीं। ये देखकर जियान आई तुरंत आगे बढ़ी और उस लड़की को जोरदार लात मारी जिसने ग्वांटाओ के बाल पकड़े हुए थे। लड़की सीधे गिर गई। ग्वांटाओ को पकड़ने वाला दबाव खत्म हुआ तो उसने भी आखिरी लड़की को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। चैप्टर 13 पिछली जिंदगी से अलग एक नई शुरुआत। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि देखने वाले संभल भी नहीं पाए और मामला खत्म हो गया। पूरा झगड़ा 1 मिनट भी नहीं चला और ली युनमे व उसकी सहेलियां लड़ने की हालत में भी नहीं बची। कमाल है, ये लड़की तो मार्शल आर्ट्स जानती है। इसके मूव्स कितने फुर्तीले थे। उस लड़की का नाम ली युनमे है। ये ईयर 1 में काफी मशहूर है। कहते हैं कि स्कूल के बाहर भी इसका कोई स्पोर्टर है, इसलिए कोई इसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, लेकिन आज तो इसको ही पिटाई मिल गई। 5 लोगों को 2 लड़कियों ने धूल चटा दी। मजाक बन गया। इन्होंने सोचा था कि ज्यादा लोग मिलकर दूसरों को दबा लेंगे, लेकिन सामने वाली लड़की तो मार्शल आर्ट्स जानती थी। देखा नहीं कितनी तेज और सटीक मार रही थी। मजा आ गया। एयरजोंग में हर कोई जियन एआई को नहीं जानता था, लेकिन कुछ सीनियर स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये सुंदर सी जूनियर इतनी ताकतवर भी होगी, जो चुटकियों में गुंडों को हरा देगी। जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी, जियन एआई को अच्छा नहीं लगा कि सब उसे जानवरों की तरह घूरे। उसने तुरंत ग्वांटाओ को खींचकर भीड़ से बाहर निकाला। दोनों भागते भागते बस स्टॉप तक पहुंचे। वहां रुककर जियन एआई ने चिंता से पूछा, ताओजी, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ग्वांटाओ ने हाँफते हुए हाथ हिलाया। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जियान आई मुस्कुराई और सिर हिलाया। नहीं, मैं भी ठीक हूँ। ग्वांटाओ अब तक हैरान थी। लेकिन तुमने किया कैसे? जब मैं पीछे मुड़ी तो सब जमीन पर गिरे हुए थे। जियान आई ने समझाया। जब मैं घर पर रिकवर कर रही थी तो मेरे भाई ने मुझे थोड़ी बहुत सेल्फ डिफेंस सिखाई थी। सोचा भी नहीं था कि आज काम आएगी। ग्वांटाओ को जियान आई का भाई, हमेशा से पसंद था, इसलिए उसने बिना शक किए उसकी बात मान ली। लेकिन अब उसे सोचकर डर लगा और वो बोली, अच्छा हुआ ब्रदर यू ने तुम्हें सिखा दिया, वरना आज तो हम बुरी तरह पिट जाते। आखिर सामने 5 लोग थे। जियान आई को हल्का सा अपराध बोध हुआ। उसने कहा, आगे कभी ऐसा हुआ तो तुम पीछे रहना, मैं अकेले संभाल लूंगी। ये झगड़ा ली युनमे और मेरे बीच का है, तुम्हारा इसमें कसूर नहीं था। लेकिन ग्वांटाओ ने तुरंत मना कर दिया। ये कैसे हो सकता है? मैं भले ही लड़ नहीं सकती, लेकिन तुम्हें छोड़कर भाग नहीं सकती। अगर भागना है तो साथ भागेंगे और अगर रुकना है तो साथ रुकेंगे। ज्यादा से ज्यादा मार ही तो पड़ेगी। हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। अगर कभी साथ लड़ाई भी न की
तो दोस्ती का मजा ही क्या। ग्वान ताओ की गंभीरता ने जियन एआई का दिल छू लिया। लोग कहते हैं असली दोस्ती मुश्किल समय में पहचान आती है। आज ग्वान ताओ ने साबित कर दिया कि वो सच्ची दोस्त है। जियान आई हंसते हुए बोली, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें भी कुछ मूव्स सिखा दूंगी, ताकि तुम सिर्फ बाल खींचने तक सीमित न रहो। क्या मैं सिर्फ बाल खींचना जानती हूँ? हाँ, तुम अभी चीख चीख कर कह रही थी, छोड़ो मुझे। तुम्हें पता भी नहीं चला? नहीं, सच में, मैंने ऐसे चीखा, इतनी बुरी हालत थी मेरी। हाँ, बहुत ही बेकार लग रही थी। हाँ हाँ हाँ, दोनों बस स्टॉप पर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। जियन एआई का स्कूल में पहला दिन बेहद अलग और रोमांचक रहा। आज का दिन उसकी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग दिशा में चला गया था। और जियान आई मन ही मन जानती थी, इस बार वो अपनी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग एक नई जिंदगी जीने वाली है। चैप्टर 14, पहला लक्ष्य पैसे कमाना। घर पहुंचते ही जियान आई ने देखा कि माँ वांग युनमे किचन में खाना बना रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उन्हें पता चल गया कि बेटी लौट आई है। सीओआई, स्कूल खत्म हो गया, मम्मी ने तुम्हारे लिए ग्रेप फ्रूट खरीदा है, खा लेना, खाना भी बस तैयार होने वाला है, तुम्हारा भाई भी आज डिनर पर आ रहा है। जियन एआई ने अपना बैग सोफे पर फेंका और चप्पल पहनकर किचन में गई। माँ एक मछली साफ कर रही थी। जियान आई पास जाकर बोली, मम्मी ब्रेस्ड फिश बना रही हो? वांग युन में मुस्कुराकर सिर हिलाई। हाँ, ये तुम्हारे भाई ने मांगा था, और मैंने पोक रिब्स भी लिए हैं। बताओ, उन्हें शुगर विनेगर में बनाऊं? हाँ, बिल्कुल, जियन एआई ने खुश होकर जवाब दिया। ठीक है, तुम बाहर बैठो, तुम्हारा भाई भी आने ही वाला है। जियान आई अपने कमरे में लौट आई। घड़ी देखी, शाम के 6 बजे थे। माँ रोज रात 7 बजे के आसपास नाइट क्लब काम पर जाती थी, तैयार होकर। अगर काम जल्दी खत्म हो जाए तो आधी रात तक लौट आती, वरना सुबह 2-3 बजे तक घर पहुंचती। इस तरह की जॉब का कोई तय समय नहीं होता था। वहाँ क्लाइंट्स की डिमांड के हिसाब से रुकना पड़ता था। पिछली जिंदगी में जियान आई की माँ की मौत लिवर कैंसर से हुई थी। जियान आई जानती थी कि इसकी वजह शराब थी। रोज शराब पीने से उनकी हालत बिगड़ती चली गई और आखिर में जान चली गई। इस बार जियान आई ऐसा नहीं होने देगी, लेकिन अभी वो माँ को इस नौकरी को छोड़ने के लिए कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि घर का बड़ा हिस्सा इसी इनकम पर चलता था। माँ कभी मानती ही नहीं। जियान आई समझ गई कि अगर उसे माँ को नाइट क्लब की नौकरी से छुड़ाना है, तो उसे खुद पैसे कमाने होंगे और घर की फाइनेंशियल स्थिति बदलनी होगी। जब पैसे की चिंता खत्म होगी, तब सब कुछ अपने आप आसान हो जाएगा। इसलिए जियन एआई का पहला लक्ष्य बिल्कुल साफ था, पैसे कमाना। उसने अलमारी से अपना गुलाबी पर्स निकाला और उसमें से सारे पैसे निकाल लिए। उसके पास आने वाले 12 सालों का फ्यूचर नॉलेज था। यही उसका सबसे बड़ा एडवांटेज था। उसे पता था कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा फायदे वाले इंडस्ट्रीज होंगे, रियल एस्टेट, फूड, और धीरे धीरे अपनी जगह बनाई थी। यही फील्ड उसे सबसे ज़्यादा आती थी। लेकिन जब जियन एआई ने अपने सारे पैसे गिने, तो पसीना आ गया। उसकी सारी बचत मिलाकर सिर्फ 1300 युआन ही थे। एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए ये रकम कम नहीं थी। माँ उसे हर महीने 200 युआन पॉकेट मनी देती थी, तो 1300 युआन लगभग आधे साल के खर्च के बराबर था। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए ये बहुत ही मजाक जैसा था। इस रकम से कुछ बड़ा करना तो दूर, शायद एक छोटा कदम भी उठाना मुश्किल था। पैसे को देखते हुए जियान आई को सिरदर्द होने लगा, लेकिन दिमाग अब भी तेजी से काम कर रहा था। उसे सोचना था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ये पैसे कुछ ही समय में कई गुना बढ़ जाएं। लॉटरी टिकट खरीदे? नहीं, जीतने की संभावना लगभग शून्य थी। भरोसे लायक नहीं। उसने शेयर बाजार के बारे में सोचा, लेकिन तुरंत मना कर दिया। अकाउंट खोलने के लिए पहचान पत्र चाहिए होता है, और वो सिर्फ 14 साल की थी। दूसरा, शेयर मार्केट बहुत रिस्की था। हाँ, उसके पास एक्सपीरियंस था, लेकिन गारंटी नहीं थी कि नुकसान नहीं होगा। अगर हार गई तो सब कुछ खत्म। चैप्टर 15, डेटिंग कर रहे हो, है ना? कुछ देर तक जियन एआई कोई हल नहीं सोच पाई। पैसे बहुत सीमित थे और अगर वो खर्च हो जाते तो सब खत्म हो जाता। उसे कोई बड़ा रास्ता ढूंढना था। तभी लिविंग रूम से जियान यू की आवाज़ आई। भाई के आने की आहट सुनकर जियन एआई ने तुरंत सारे पैसे समेटकर रख दिए। भाई, वो कमरे से बाहर निकली और भाई के पास गई, लेकिन कुछ बोल पाती उससे पहले ही जियान यू ने उसे पकड़कर लिविंग रूम में खींच लिया। जियान आई ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ भाई? जियान यू ने रहस्यमयी मुस्कान दी और अपनी जेब से पैसे निकालकर उसकी हथेली पर रख दिए।
मैंने सैलरी ली है, तुम रख लो। जियान आई चौंक गई। पर आपने तो कहा था कि कल। उसने नीचे देखा तो 800 युआन थे, 800 के नोट। वो घबराकर बोली, भाई, इतने सारे पैसे क्यों? और मुझे क्यों दे रहे हो? आमतौर पर जियान यू की महीने की सैलरी 800 से लेकर 1000 युआन तक होती थी। उसमें से आधा माँ को और आधा बहन को देता था। लेकिन इस बार पूरे 800 जियान याई के हाथ में थे। भाई के इस कदम से वो हैरान थी। जियान यू ने शान से मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, अब मुझे प्रमोशन मिल गया है, मैं बार का हेड बन गया हूँ। अब मुझे 1500 युआन महीने की सैलरी मिलेगी। ये सुनकर जियान याई का चेहरा खिल उठा। सच में? जियान यू ने सिर हिलाया। बिल्कुल। जियान आई अपने भाई के लिए खुश हुई। भले ही वो सिर्फ बार का हेड बना था, लेकिन वेटर से ये काम आसान था और तनख्वाह भी बढ़ गई थी। लेकिन उसने पैसे अपने पास नहीं रखे। जल्दी से 5 नोट गिनकर भाई को वापस थमा दिए। भाई, आप ये रख लो, मैं सिर्फ 300 रखूंगी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। जियान यू ने कहा, तुम रख लो, अगर क्लास में तुम्हें कुछ पसंद आ जाए तो खरीद लेना। हमेशा पैसे बचाने के बारे में मत सोचो। अजॉम में सब अमीर बच्चे पढ़ते हैं। मैं अपनी बहन को उनके सामने कमजोर नहीं दिखने दूंगा। जियान यू हमेशा से अपनी बहन पर जान छिड़कता था। पिछली जिंदगी में जियान याई इस प्यार की आदी थी, लेकिन इस बार उसके दिल में माँ और भाई के लिए और भी गहरी कदर थी। वो अब सिर्फ लेने वाली नहीं बनना चाहती थी। मेरे पास पैसे हैं, पहले जो आपने दिए थे उनसे मैंने 1000 से ज्यादा बचा लिया है, मुझे इतने की जरूरत नहीं। जियान याई ने जिद करके भाई को 500 वापस दे दिए। इसी खींचतान के बीच अचानक जियान याई को हल्की सी परफ्यूम की खुशबू आई। वो परफ्यूम के बारे में काफी जानती थी। ये हल्की वुडी खुशबू थी, बहुत नाजुक और क्लासी। इसकी महक से साफ पता चल रहा था कि यह सस्ता नहीं था, बल्कि बहुत हाई क्वालिटी नेचुरल एक्सट्रैक्ट था। वो एकदम ठिठक गई और हैरानी से भाई को देखने लगी। भाई, तुम्हारे ऊपर परफ्यूम क्यों आ रहा है? भाई को जैसे उम्मीद नहीं थी कि बहन अचानक ये सवाल पूछ लेगी। उसका चेहरा लाल हो गया। जियान याई ने ये सब देख लिया। उसका भाई हैंडसम था और काफी अच्छी पर्सनालिटी रखता था। कोई लड़की उसे पसंद करे, ये तो बिल्कुल पॉसिबल था। और अब उसके चेहरे की लाली और ऊपर से लड़की के परफ्यूम की खुशबू, सब कुछ साफ इशारा कर रहा था। वो हंसकर बोली, भाई, तुम डेटिंग कर रहे हो, है ना? ये सवाल नहीं बल्कि सीधा बयान था। चैप्टर 16, मैं मंच पर जाऊंगी। जियान यू का चेहरा लाल हो गया और वो हकलाने लगा। उसने न तो माना और न ही इनकार किया। जियान आई और भी पक्का हो गई, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा थी कि उसके भाई को कैसी लड़की पसंद है। तभी किचन से वांग युनमे की आवाज आई, सीओ आई, कटोरी और चॉपस्टिक ले आओ। जियान यू तुरंत मौका पाकर किचन की ओर जाने लगा, लेकिन जियान आई ने उसे रोक लिया। उसने 500 युआन जबरदस्ती उसके जेब में डालते हुए कहा, अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, तुम्हें और पैसे चाहिए होंगे। मैं अपने भाई को कभी लड़की के पैसे खर्च नहीं करने दूंगी। जियान यू को समझ नहीं आया क्या करे। पहली बार वो रिलेशनशिप में था और घर आते ही बहन ने राज खोल दिया। उसके हाथ में पैसे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। जब तक वो संभलता, जियान आई किचन में जा चुकी थी। डिनर पर तीनों साथ बैठकर बातें करते हुए खाना खा रहे थे। वांग युनमे ने जियान आई के कटोरे में पोर्क रिब्स डालते हुए पूछा, सीओ आई, क्या तुम्हारी मंथली परीक्षा आने वाली है? जियान आई ने सिर हिलाया। क्लास टीचर ने याद दिलाया था कि सोमवार को मंथली एग्जाम है और वीकेंड पर तैयारी करनी होगी। माँ, चिंता मत करो, मैं अच्छे नंबर लाऊंगी, जियान आई ने शांति से कहा। बेटी के आत्मविश्वास को देखकर वांग युनमे संतोष से सिर हिलाती है। अच्छा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा है। वांग युनमे ने अपनी सारी उम्मीदें जियान आई पर टिका दी थी। बचपन से ही उसकी पढ़ाई बेहतरीन रही थी और उसने कभी माँ को निराश नहीं किया। जियान आई भी जानती थी कि माँ की उससे ज्यादा ख्वाहिशें नहीं थीं। बस इतना चाहती थी कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले और उसका भविष्य उज्ज्वल बने। पिछली जिंदगी में उसने माँ की यह उम्मीद पूरी तो की थी, लेकिन कई अफसोस छोड़ दिए थे। डिनर के बाद वांग युनमे ने मेकअप किया और नए कपड़े पहने। 35 साल की उम्र में भी उनका रूप अचानक बदल गया। ये देखकर जियान आई का दिल और भारी हो गया। माँ ने अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी थी और शराबखाने में काम करते करते अपनी जवानी खो दी थी। जियान आई अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे जल्द से जल्द पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना ही था। अगले दिन जब जियान आई और गुआनटाओ स्कूल पहुंचे तो माहौल कुछ अलग था। हर कोई उन्हें देख रहा था और धीमे धीमे बातें कर रहा था।
मुद्दा और कुछ नहीं बल्कि पिछली शाम हुई लड़ाई थी। जियान आई पहले से ही तैयार थी, क्योंकि यह घटना स्कूल गेट पर हुई थी और चर्चा होना स्वाभाविक था। इसलिए उसने तय किया कि जो है उसे स्वीकार कर लेगी। क्लासरूम में घुसते ही सबकी नज़रें उन पर टिकी थीं, जैसे वो कोई अजीब जीव हो। जियान आई ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सीधा अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। तभी उसके सामने बैठी जू जाओजाओ ने जिज्ञासा से मुड़कर पूछा। उसका चेहरा उत्सुकता से चमक रहा था। जियान आई, सुना है तुमने कल स्कूल के बाद ली युनमे की पिटाई कर दी? जियान आई ने ऊपर देखा, उसकी नज़र जू जाओजाओ से मिली। सामने वाली इंतजार कर रही थी कि वो हाँ कहे, लेकिन जियान आई ने मन ही मन ठंडी हंसी ली और सपाट चेहरे से बोली, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? जू जाओजाओ का चेहरा एकदम उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियान आई इस तरह जवाब देगी, लेकिन जब उसने जियान आई की ठंडी नज़रों को देखा तो उसने चुपचाप अपने शब्द निगल लिए और गुस्से से मुंह फेर लिया। जियान आई ने आंखें घुमाई, लेकिन मन ही मन उसने आह भरी। वो अब पिछली जिंदगी की तरह गुमनाम नहीं जीना चाहती थी, लेकिन ये भी नहीं चाहती थी कि हर दिन सबकी निगाहों का तमाशा बने। लगता था जैसे बार बार उसे मंच पर आकर कोई नाटक करना पड़ रहा हो। चैप्टर 17 प्रधानाचार्य के कार्यालय जाना। सुबह की घंटी बजी और शोर मचाने वाले छात्रों की भीड़ तुरंत शांत हो गई। लेकिन तेज नज़र वाले छात्रों ने देखा कि ली युनमे की सीट अभी भी खाली थी। जियान आई ने भी ये देखा। उसे लगा कि ली युनमे आज फिर उससे दिक्कत करेगी। जियान आई ने अनुमान लगाया कि कल हुए स्प्लिट के बाद शायद उसने अपनी टांग चोटिल कर ली है, इसलिए वो उम्मीद नहीं कर रही थी कि ली युनमे आज आएगी, क्योंकि उसके पैर शायद अभी ठीक नहीं हुए थे। तभी क्लास में पढ़ाई कर रहे छात्रों के बीच फॉर्म टीचर ली क्लासरूम के दरवाजे पर आई और जियान आई को बुलाया। जियान आई, 1 मिनट के लिए बाहर आओ। अब क्लास में सभी की नज़रें जियान आई पर टिकी थीं। टीचर ली ने उसका नाम लिया और छात्रों की सारी ध्यान जियान आई की ओर चली गई। जियान आई थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने हाथ में रखी किताब नीचे रख दी और अपने सहपाठियों की निगाहों के बीच क्लास से बाहर निकल गई। टीचर ली, आप मुझे बुला रही थीं। कॉरिडोर में जियान आई ने धीरे और सम्मानपूर्वक टीचर ली से कहा। टीचर ली का चेहरा थोड़ा गंभीर था। जियान आई ने मन ही मन सोचा कि शायद कोई बुरी बात हुई है। कल स्कूल के गेट पर क्या तुमने ली युनमे से लड़ाई की? जैसा कि उम्मीद थी, टीचर ली ने सबसे पहले कल हुई लड़ाई का जिक्र किया। जियान आई ने बहस नहीं की और शांत रहकर सिर हिलाया। हाँ, स्कूल के मुख्य गेट पर निगरानी कैमरे लगे थे और वहाँ बहुत सारे गवाह भी थे। जियान आई जानती थी कि इस मामले को छुपाना असंभव है, इसलिए उसने इसे स्वीकार कर लिया। टीचर ली ने गहरी सांस ली। उसकी नज़रों में जियान आई हमेशा सबसे विनम्र और समझदार छात्रा रही थी। उसकी पढ़ाई का नज़रिया भी ईमानदार था। फॉर्म टीचर के रूप में उसे ऐसे छात्र सबसे पसंद आते थे। जब उसने सुना कि ऐसा हुआ है, तो पहले उसे यह अफवाह लगी, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि जियान आई किसी से लड़ाई करेगी। लेकिन उस पल उसकी सबसे आदर्श छात्रा ने इसे स्वीकार कर लिया। ये सुनकर टीचर ली थोड़ी देर के लिए चुप रह गई और साथ ही वो और भी निराश हुई। जियान आई ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि टीचर ली उसकी क्या उम्मीदें रखती हैं। उसने जल्दी से समझाया, टीचर, कल लड़ाई ली युनमे ने शुरू की थी। उसने हमें पहले मारा। सामने 5 लोग थे। अगर मैंने पलटवार नहीं किया तो मुझे डर था कि मुझे पीटा जाएगा। टीचर ली ने धीरे से सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि तुम बिना वजह किसी से नहीं लड़ती, लेकिन भले ही तुम खुद की रक्षा कर रही थी, फिर भी तुमने उसे ज़रूरत से ज़्यादा चोट पहुँचाई। ली युनमे की जांघ की मांसपेशियां चोटिल हैं। वो कम से कम आधे महीने में ठीक नहीं होगी। उसकी माँ प्रधानाचार्य के पास गई हैं और उन्होंने तुम्हें स्कूल से निकालने की जिद की है। मेरे साथ चलो, प्रधानाचार्य के कार्यालय में जाओ और ली युनमे से दिल से माफ़ी मांगो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा बोलने की कोशिश करूंगी। टीचर ली थोड़ी चिंतित दिखी। जियान आई का परिवार ठीक नहीं था, लेकिन उसके नतीजे शानदार थे। अगर उसे लड़ाई की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया तो इसका उसके भविष्य पर बड़ा असर पड़ता। लेकिन जियान आई को समझ नहीं आया कि टीचर ली की चिंता पर वो हंसे या रोए। क्या ली युनमे की माँ वास्तव में प्रधानाचार्य के पास गई थी? क्या उन्होंने ली युनमे की चोट को उसकी वजह से जोड़ दिया? लेकिन ली युनमे की चोट तो उसने खुद स्प्लिट करते हुए ली थी। इसका दूसरों से क्या लेना देना? टीचर, आप शायद अच्छी तरह नहीं जानती। मैंने ली युनमे से लड़ाई की थी, लेकिन मैंने दूसरी 2 लड़कियों को मारा। ली युनमे को तो मैंने छू भी नहीं। जियान आई ने मासूमियत से टीचर ली से कहा। चैप्टर 18 मैं स्कूल को जवाबदेह बनाऊंगी।
टीचर ली हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि जियन एआई का क्या मतलब है। तुमने उसे नहीं छुआ तो उसके पैर में चोट कैसे लगी? जियान आई कल की घटना को याद करके हंसना चाहती थी, लेकिन टीचर ली उसकी स्थिति को लेकर चिंतित थी। इसलिए जियन एआई ने अपना भाव और एहसास नियंत्रण में रखा और टीचर ली को कल जो कुछ हुआ था सब बताया। आखिरकार जियान आई ने कहा, टीचर, उस स्थिति में बचना इंसानी स्वभाव है। मैं वहां खड़ी होकर सिर्फ उसके मुझे मारने का इंतजार नहीं कर सकती, है ना? टीचर ली ने ये सुनकर राहत की सांस ली। अगर जियन एआई की बात सच थी तो ली यूनमे की चोट उसके अतिवादी हरकतों की वजह से हुई थी और इसका जियन एआई से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि जियन एआई ने बाकी 2 लड़कियों को मारा था, सौभाग्य से आज सिर्फ ली यूनमे के माता पिता ही स्कूल आए। अगर उन्होंने ली यूनमे के मामले को सुलझा लिया तो जियन एआई को कोई सजा नहीं मिलेगी। तो फिर मेरे साथ प्रधानाचार्य के कार्यालय चलो और सब कुछ समझाओ, टीचर ली ने जियन एआई से कहा। जियान आई ने सिर हिलाया और टीचर ली का साथ देते हुए प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर चली। ये क्या स्कूल है? मेरी बेटी पढ़ाई करने आई है, वो यहाँ सहपाठियों से डरने नहीं आई है। क्या अजोंग बायुन सिटी का एक बेहतरीन हाई स्कूल नहीं है? क्या यही तरीका है छात्रों को पढ़ाने का? प्रधानाचार्य का कार्यालय स्कूल की इमारत के पीछे प्रशासनिक भवन में था। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने एक कमरे से एक महिला की तीखी आवाज सुनी। आवाज इतनी तेज थी कि छत उठती हुई लग रही थी। डरो मत, टीचर यहाँ हैं। टीचर ली ने ली यूनमे की मां से पहले भी कुछ बार बातचीत की थी और जानती थी कि वो महिला कोमल नहीं है। वो डर गई कि जियन एआई डर सकती है और उसे सांत्वना देने की जरूरत पड़ सकती है। जियान आई ने सिर हिलाया और टीचर ली की ओर मुस्कराई। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, इसके बजाय वो बेहद शांत दिख रही थी। जब वे प्रधानाचार्य के कार्यालय पहुंचे, टीचर ली ने हाथ उठाकर दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाला व्यक्ति स्कूल के अनुशासन कार्यालय से हेडमास्टर फंग था। जियन एआई ने टीचर ली का साथ देते हुए कार्यालय में प्रवेश किया और सहज रूप से चारों ओर देखा। वातावरण हलचल भरा था। अब मूल रूप से विशाल प्रधानाचार्य के कार्यालय में लोग भर चुके थे। वहां प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, अनुशासन कार्यालय का प्रधानाचार्य, वर्ष 1 का डीन, स्कूल के सुरक्षा प्रमुख और गुआंटाओ और उसकी फॉर्म टीचर भी मौजूद थे। अगर यह कोई और लड़की होती या जियन एआई अपने पिछले जीवन की होती तो शायद उनके पैर लड़खड़ा जाते, लेकिन जियन एआई की प्रतिक्रिया देखकर साफ था कि वो शांत और निष्पक्ष थी। जियान आई की नज़र ली यूनमे पर पड़ी और वो लगभग जोर से हंसने लगी। ये ली यूनमे बहुत बड़ा चढ़ा रही थी। वो व्हीलचेयर पर आई थी। जो लोग नहीं जानते वे सोचते कि उसके पैर टूट गए हैं। यही लड़की है ना? यही है ना? जब कमरे के बीच में खड़ी महिला ने जियन एआई को देखा तो उसने तुरंत अपनी सारी गुस्सा जियन एआई पर फेंक दी। वो आगे बढ़ी, अपनी बेटी के लिए न्याय पाने की कोशिश करने लगी। इसे देखकर टीचर ली ने जल्दी से जियन एआई को अपनी पीठ के पीछे छिपाया। मैडम लियू, शांत हो जाइए। हमें अभी तक नहीं पता कि क्या हुआ। क्या पता करना बाकी है? महिला चिल्लाई और टीचर ली को बीच में ही रोक दिया। फिर उसने ली यूनमे की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम नहीं देख सकती? क्या तुम नहीं देख सकती कि मेरी बेटी कैसी हालत में है? वो अब चल भी नहीं सकती। मैं बता दूं, अगर आज तुम मुझे और मेरी बेटी को संतोषजनक जवाब नहीं दोगी तो मैं कोर्ट जाऊंगी और स्कूल को जवाबदेह ठहराऊंगी। चैप्टर 19, मुझे दोष क्यों महसूस होना चाहिए? लियू चिंगसिया की तीखी आवाज़ सुनकर लोगों के कान चकरा गए। वहां मौजूद हर कोई अनायास ही भौहें चढ़ा बैठा। साफ था कि ली यूनमे की मां के बारे में किसी का भी अच्छा प्रभाव नहीं था। इस महिला के हंगामा करने से, चाहे ली यूनमे कमजोर पक्ष ही क्यों न हो, कोई भी उसके प्रति सहानुभूति नहीं रख पाता। वहीं ली यूनमे व्हीलचेयर पर बैठी थी, उसके चेहरे पर झूठा दुख दिखाई दे रहा था। वो अच्छा अभिनय कर रही थी। मैडम लियू, चूंकि छात्रा जियान आई यहाँ है, ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि हमारा स्कूल इस मामले की पूरी तरह से जांच कर रहा है। इस समय प्रिंसिपल सन बोयू आगे बढ़े और ली यूनमे की मां से कहा, हम सभी जानते हैं कि आप अपनी बेटी के लिए चिंतित हैं, लेकिन चूंकि यह चोट का मामला है, एक स्कूल के रूप में हमें इसे स्पष्ट करना होगा। अगर स्कूल अपनी जिम्मेदारी में विफल रहा तो हम निश्चित रूप से जिम्मेदारी से बचेंगे नहीं। जहां तक छात्रा जियन एआई का सवाल है, अगर वो दोषी है तो हम उसे सजा देंगे और आपको संतोषजनक जवाब देंगे। प्रिंसिपल सन के शब्द बेहद निष्पक्ष और संतुलित थे। अजोंग के प्रधानाचार्य होने के नाते उनमें एक अदृश्य न्यायप्रियता थी
जिससे लोग उन्हें नकारने की हिम्मत भी नहीं करते। ये सुनकर लियू चंगसिया ने गहरी सांस ली और जियान आई की ओर तीखी नज़र से घूरा। उसने कहा, ठीक है, मैं उसका बयान सुनना चाहती हूँ। अस्पताल ने मेरी बेटी की चोट को प्रमाणित किया है, वो इसे कैसे नकार सकती है? लियू चंगसिया के चिल्लाना बंद करने पर सभी ने राहत की सांस ली। प्रिंसिपल सुन ने टीचर ली के पार देखकर जियान एआई की ओर देखा। वो शांत स्वर में बोले, छात्रा जियान एआई, है ना? हमें बताओ कि कल स्कूल के बाद तुम्हारा और ली युनमे का क्या हुआ? क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई? उसके पैर में चोट कैसे लगी? प्रिंसिपल को कल क्या हुआ, बता दो। चिंता मत करो। टीचर ली ने जियान एआई का हौसला बढ़ाया। जियान आई तुरंत सिर हिलाई। फिर बिना किसी डर के वो टीचर ली के पीछे से आगे बढ़ी। उसका नन्हा शरीर सीधा खड़ा था और उसका कद काठी किसी तरह का दबाव या डर नहीं दर्शा रहा था। कल स्कूल के बाद गुआन टाओ और मैं बस लेने की योजना बना रहे थे, बस स्टॉप के सामने से। जियान एआई ने स्पष्ट विचारों के साथ धीरे धीरे कल की पूरी घटना सुनाई। उसकी आवाज़ सटीक और सुव्यवस्थित थी, जैसे वो किसी और की कहानी सुना रही हो। अंत में जियान आई ये जोड़ना नहीं भूली, ली युनमे की चोट उसकी कल की किक की ताकत के अनुसार है। अगर उसने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया होता तो इतनी गंभीर चोट कैसे लगी होती? अगर मैंने उस समय सहज रूप से बचाव नहीं किया होता तो क्या मैं ही आज अस्पताल में पड़ी होती? बकवास। ली युनमे ये सुनकर घबरा गई और लाल चेहरे के साथ जियान आई पर चिल्लाई। जियान एआई बकवास नहीं कर रही है। कल शुरू करने वाली तो ली युनमे ही थी। उसने ही हाथ बढ़ाया था। गुआन टाओ, जो पास खड़ी थी, तुरंत जियान आई का समर्थन करने के लिए बोली, इतनी छोटी उम्र में तुम इतनी निर्दयी क्यों हो? क्या तुम्हें अपने सहपाठी को मारने में कोई अपराधबोध नहीं होता? लियू चंगसिया को जियान आई पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी बेटी ने पहले ही उसे बता दिया था कि यह जियान एआई की वजह से हुआ। दोषी? मुझे किस बात का दोष महसूस करना चाहिए? जियान एआई को ली युनमे की मां की कोई परवाह नहीं थी। उसने धीरे धीरे कहा, यह वैसा है जैसे अचानक एक सुअर पूरी ताकत से मेरी ओर दौड़ा। एक सामान्य इंसान की तरह मैंने सहज रूप से बचाव किया। फिर सुअर अपने आप पेड़ से टकरा गया। क्या इसमें मेरी गलती है? क्या मुझे सुअर के प्रति दोषी महसूस करना चाहिए? चैप्टर 20। उसने सच में पुलिस को बुला ही लिया। जियान आई, किसे तुमने सुअर कहा? ली युनमे कैसे नहीं सुन सकती थी कि जियान आई के शब्दों में व्यंग्य था। वो इतनी गुस्से में थी कि व्हीलचेयर से उठ गई, लेकिन उसने गलती से फिर से अपनी नस खींच ली और दर्द में कराह उठी। ओह सियुमे, मत हिलो, तुम अभी भी घायल हो। लियू चंगसिया तुरंत आगे बढ़ी और ली युनमे को बैठने में मदद की। जियान आई ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, जिसने पेड़ से टकराया वही सुअर था। सुनो इसे, बस सुनो। लियू चंगसिया इतना गुस्से में थी कि उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने जियान आई की ओर इशारा किया और शिक्षकों से कहा, इसका नजरिया देखो, क्या यह माफी मांगने आई है? हाँ। टीचर ली ने लियू चंगसिया के आरोप की परवाह नहीं की और प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल सन, जियान आई और ली युनमे की फॉर्म टीचर होने के नाते मैं इस मामले में आंशिक रूप से जिम्मेदार हूँ। लेकिन मैं आज जियान आई पर विश्वास करना चुनती हूँ। वो हमेशा कक्षा में बहुत आज्ञाकारी रही है और कभी किसी को उकसाती नहीं। टीचर ली यजोंग में कई सालों से पढ़ा रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोग उनके चरित्र को जानते थे। अब जब उन्होंने जियान एआई के पक्ष में खड़ी हुई तो सभी ने दिल से उन पर विश्वास किया। लियू चंगसिया फिर से आग बबूला हो गई। वो टीचर ली के पास दौड़ी और चिल्लाई, क्या बात कर रही हैं आप? एक टीचर और फॉर्म टीचर के रूप में क्या आप इतनी खुलकर पक्षपाती हैं? आपको क्यों लगता है कि वो सच बोल रही हैं और मेरी बेटी झूठ? सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है वो आज्ञाकारी है? बता दूं, मेरी बेटी घर पर भी बहुत आज्ञाकारी है। अब जब उसे स्कूल में परेशान किया जा रहा है, आपको मुझे संतोषजनक परिणाम देना होगा। लियू चंगसिया की थूक चारों ओर उड़ रही थी। गुस्से में वो अमीर महिला की तरह शालीन और गरिमा में नहीं लग रही थी। टीचर ली ने उसकी बातें सुनकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। मैडम लियू, मुझे लगता है कि यह कहना असभ्य लग सकता है, लेकिन शायद आपकी बेटी को लेकर कुछ गलतफहमी है। ली युनमे की फॉर्म टीचर होने के नाते मेरे पास लगभग हर कुछ दिन में छात्र उसके खिलाफ शिकायत लेकर आते हैं। अन्य कक्षाओं के टीचर भी शिकायत कर चुके हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ ली युनमे ने अपने सहपाठियों को परेशान नहीं किया, बल्कि अन्य कक्षाओं के छात्रों को भी। फॉर्म टीचर होने के नाते मैं उसे समान रूप से देखना चाहती हूँ, लेकिन उसकी सामान्य हरकतों को देखकर मुझे खेद है। मैं आपकी बेटी के पक्ष में बोल नहीं सकती।
ली युनमे परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही पाल पोष कर बिगाड़ा था। लियू चिंगसिया दूसरों द्वारा उसकी बेटी के बारे में कही गई बात सहन नहीं कर सकती थी। ऊपर से इतने सारे शिक्षक और प्रिंसिपल वहां मौजूद थे, किसी ने भी उसकी बेटी पर दया नहीं दिखाई। ठीक है, अब मैं समझ गई। यही तरीका है जिससे आपका स्कूल समस्याओं को संभालता है। लियू चुंगजिया ने जियनयाई को उदास नजरों से देखा। चूंकि आपका स्कूल इसे संभाल नहीं सकता तो मुझे दोष मत दो। लियू चिंगसिया जल्दी से अपने बैग से फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल किया। हेलो, क्या ये पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो है? मैं पुलिस बुलाना चाहती हूँ। मेरी बेटी स्कूल में हिंसा झेल रही है। जब ली युनमे ने सुना कि उसकी मां ने पुलिस को बुला लिया तो उसे अचानक समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने सोचा था कि जियनयाई के डरपोक स्वभाव के कारण उसकी मां स्कूल आकर उसे डराएगी, फिर स्कूल पर दबाव डालकर उसे निकालवा देगी। लेकिन उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि पुलिस को सच में सूचित किया जाएगा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे और भी अनजाने राज खुलेंगे। उन्हें मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एकोज ऑफ शोभना को।